नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हैं दुनियादारी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान के बारे में, जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरी हुई हैं। आखिर क्या है इनका बयान और क्या है इस बयान के मायने, एक एक करके सारी बातें समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र के मेजर 3 पिलर माने जाते हैं, यानी 3 स्तंभ माने जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो 4 हैं। ये चौथा जो स्तंभ है ये है फ्री मीडिया, यानी जो प्रेस है उसको चौथा स्तंभ माना गया है। 3 स्तंभ जो मुख्य रूप से हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 लेजिस्लेचर, जिसे आप विधायिका कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और तीसरा जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 हमारे मुख्य स्तंभ हैं। इन तीनों के अलग अलग काम है, अलग अलग बॉडी अलग अलग तरह से काम करते हैं। जहां हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, विधायिका का काम होता है हमारे लिए कानून बनाना, उस कानून को जमीनी स्तर पे अप्लाई करना, मतलब इंप्लीमेंट करना, यह काम होता है एग्जीक्यूटिव का। वो कानून ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, यह काम होता है जुडिशरी का, नहीं न्याय का। अगर नहीं हो रहा है तो उसे न्याय तक पहुंचाना काम होता है जुडिशरी का। ठीक है, आज जो बात है वो इन दोनों के बीच में जो घमासान मचा हुआ है इसी को लेके है, यानी जुडिशरी और लेजिस्लेचर यानी विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो टकराव हो रहा है, जो टकरार है, उसी के बारे में आज की पूरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक तमिलनाडु पर वीडियो करके बताया था, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पहले हिंदी का विरोध करने निकल लिए। उसके बाद बोले जी हमें नीट की जो परीक्षा है वो जो है हम नहीं चाहते कि हमारे यहां इंप्लीमेंट हो वो। उसके बाद फिर बोले कि भैया ऑटोनोमस स्टेट बना दो हमें, तो तमिलनाडु को अलग ही राज्य बना दो। ऐसी बातें करने लगे। इसी बीच इन्होंने इनके कुछ बिल, इनकी जो, जैसे देखिए बिल, कोई भी बिल जो जब बिल आता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा में भी भव्य बिल आया, उसके बाद दोनों सदनों से पास होता है, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देता है और वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। वैसे ही राज्य में क्या होता है, राज्य विधान परिषद जो होता है उसमें पहले वो क्या होता है? पास होता है, फिर राज्यपाल के पास जाता है, क्योंकि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। फिर वो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल पर उस पर सिग्नेचर करके वो एक्ट बन जाता है, राज्य का एक्ट बन जाता है। ऐसे में यहां जो बात आई वो जब तमिलनाडु की जो संसद थी तमिलनाडु की, उन्होंने बिल पास करके राज्यपाल को भेजे। अब राज्यपाल के पास क्या ऑप्शन होता है कि या तो उसे साइन करे और ओके कर दे कि जी बन गया एक्ट, या उसे वो अपने पास रख ले विचार करने के लिए, या उसे वो राष्ट्रपति के पास भेज दे, या उसे वो वापस लौटा दे संसद को कि भैया इस पे एक बार दोबारा विचार करके दोबारा लाना। वो राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है उसे कि भैया मुझसे ना हो पाएगा राष्ट्रपति जी, आप देखो इसमें क्या करना है। ऐसे में इन्होंने बिल पास करके भेजे, और ये बिल जो राज्यपाल थे तमिलनाडु के, उन्होंने क्या कर लिया? अपने पास होल्ड रख लिए। जब अपने पास लंबे समय तक होल्ड रखे और कुछ दिन बाद वो राष्ट्रपति को भेज दिए, राष्ट्रपति ने भी अपने पास होल्ड रख लिए, तो ऐसे में इन्होंने ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई सुनो राज्यपाल, ये जो लोग जनता के द्वारा चुनकर आए हैं, इनके बिल का निपटारा आपको 1 महीने में करना है, जो बिल पे ओके की रिपोर्ट लगानी है, और अगर आपको सोचने के लिए जो समय लेना है वो अधिकतम 3 महीने लेना है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकता, सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता और कहता है कि माननीय राष्ट्रपति जी, अगर आपके पास विचार के लिए कोई राज्य का बिल आता है तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर जवाब देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बिल स्वतः ही एक्ट बन जाएगा, यानी बिना राज्यपाल और बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिल जो है कानून बन जाएगा। गजब का काम था। अब आप कहोगे वाह, क्या हमारे यार, क्या सुप्रीम कोर्ट है हमारा, क्या दिशा निर्देश दिया, मजा आ गया, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या इनके सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि आदेश दे सके राष्ट्रपति को? तो ये जो पूरा का पूरा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनके पास एक आर्टिकल है संविधान में, आर्टिकल 142, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो संविधान को मनवाने के लिए, यानी संविधान की रक्षा के लिए या संविधान को अच्छे से एग्जीक्यूट कराने के लिए इस तरह के आदेश दे सकता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति को दे सकता है? क्योंकि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की कसम खाता है, बाकी सब संविधान की कसम खाते हैं, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की कसम खाता है।
और आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो आता है, दूसरा आता है बफ बिल। मैंने आपको बफ बिल पे ये वीडियो करके बताया था, बफ बिल पे मैंने वीडियो करके बताया था इसी चैनल पे, और बताया था कि बफ बिल लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद कानून बनता है। इस कानून के विरोध में बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं जो इसके विपक्ष में थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं वो इस पर स्टे रखती हैं कि भाई रुकिए, जरा ठहरिए, और सरकार से कहती हैं, जो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल गए थे उनसे कहती हैं कि भाई एक बात बताओ, जब जो ये रजिस्ट्रेशन आप कह रहे हो कि भाई मस्जिदों से कि रजिस्ट्रेशन लाइए, कागज दिखाइए, तो ये जो कागज जो रजिस्टर्ड है ये तो अंग्रेजों के बाद से शुरू हुआ। जो मस्जिद अंग्रेजों से पहली बनी हुई यानी 1500 के आसपास बनी हुई है, वो कहां से कागज दिखाएंगे? बिल्कुल बात जायज थी, बात में दम था, सही है। और दूसरा बोलते हैं कि ये जो बफ बाई यूज, यानी जो प्रॉपर्टी बफ के द्वारा यूज की जा रही है उसे बफ की ही माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अब इस पर, इनकी साख पर सवाल खड़ा होता है। किसकी पर? सुप्रीम कोर्ट की पर। ये कौन है? संजीव खन्ना साहब है, मुख्य चीफ जस्टिस है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज हैं संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जब आपके यहां पे ज्ञानवापी का केस जाता है, जब आपके यहां पर कृष्ण जन्मभूमि का केस जाता है, जब आपके यहां पर राम मंदिर का केस जाता है, तब आप कहते हो कागज दिखाओ। श्री राम मंदिर हजारों साल पुराना, कृष्ण जन्मभूमि हजारों साल पुरानी, और ज्ञानवापी हजारों साल पुराना, के हजारों साल पुराना, वहां कहते हो आप कागज दिखाओ। राम मंदिर के आपने कागज देखे, बहुत सारे धर्म ग्रंथ लाए गए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया, सारी चीजें आए, बहुत सारे जो विद्वान आए उस समय, मतलब जो मतलब जानते हैं इन चीजों के बारे में, तब जाके माना कि हां भैया रामलला पैदा हुए थे। लेकिन आप सिर्फ 500 साल पुरानी मस्जिद को लेके कहते हो कागज कहां से दिखाएं? तो माननीय आपने राम मंदिर के केस में, ज्ञानवापी के केस में, कृष्ण जन्मभूमि के केस में क्यों नहीं कहा कि कागज कहां से दिखाएंगे इतने साल पुराने? ये आपके जो दोहरा रवैया है उस पर प्रश्न चिन्ह करता है। लोग पूछ लिए इनसे कि माननीय जब आपकी यह समझ कहां थी? खैर, अब आगे की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने पूरा जो 2025 में जो सुनवाई हुई इसमें क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब 1 हफ्ते में दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक केंद्र वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भैया सुनो, जब तक अगली सुनवाई ना हो तब तक किसी भी बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं होगी। दूसरा बोले बफ संपत्तियों जिनमें बफ बाई यूजर, ये जो बफ बाई यूजर है ना, ये बड़ा गजब का है। इन्होंने कहा कि जो संपत्ति बफ बाई यूजर है, मतलब जो संपत्ति चाहे वो विवादित है या नहीं है, लेकिन वो बफ के काम में आ रही है तो वो स्वतः ही बफ की हो जाएगी, चाहे उसका कागज है या नहीं है। गजब का तर्क था ये। भी शामिल है को चाहे वे अधिसूचना या पंजीकरण के माध्यम से घोषित की गई हो अथवा नहीं, अगली सुनवाई तक डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। मतलब जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक सरकार उसे कैसे भी करके उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बफ बाई यूजर का मतलब है उन संपत्तियों को कहा जाता है जिन्हें बिना किसी औपचारिक दस्तावेज के लंबे समय से इस्लाम धार्मिक उद्देश्यों, मंदिर, मस्जिद, कम्युनिटी किचन आदि की तरह से यूज किया जा रहा हो, उन्हें बोलते हैं बफ बाई यूजर। यानी वो किसी के ना किसी कारण तरह से बफ के काम में आ रही हो। अगली सुनवाई होनी है 5 मई को दोपहर 2 बजे। अब देखना है अगली सुनवाई में क्या होता है। ये दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। सुप्रीम कोर्ट की इन बातों के विपक्ष में जयदीप धनखड़ साहब निकल कर आते हैं, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और जयदीप धनखड़ साहब बयान देते हैं। क्या बयान देते हैं? जयदीप धनखड़ साहब कहते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये जो आर्टिकल 142 है ना, ये परमाणु मिसाइल की तरह है। मतलब जब ये अपनी तरफ से देखते हैं, जब मौका मिलता है तब दाग देते हैं। क्या राष्ट्रपति को भी आदेश दिया जा सकता है? ये कैसा कानून है? और अगर आप इतने बड़े हो गए हो, आप राष्ट्रपति से भी बड़े हो गए हो और आप ही कानून बना रहे हो, तो फिर संसद की, लोकसभा, राज्यसभा की जरूरत क्या है? ऐसा धनखड़ साहब कहते हैं कि सबको बंद कर दिया जाना चाहिए। धनखड़ साहब का यह बयान आप देख सकते हो। उपराष्ट्रपति ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक
एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। लोकतंत्र की ताकतों के खिलाफ। ये क्यों कह रहे हैं कि भाई जो कानून बनाना है ना, वो विधायकों का काम, विधायिका का काम है, संसद का काम है। आपका काम है केवल उसे एग्जीक्यूट कराना। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप ही कानून बनाओगे तो विधायक लोग क्या करेंगे, विधायिका यानी हमारी लोकसभा राज्यसभा क्या करेगी। हमारे पास ऐसे जज हैं जो अब कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे और एक सुपर संसद की तरह भी काम करेंगे और कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो आफ्टर ऑल सरकार की होती है, संसद की होती है, क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। ऐसा जयदीप धनखड़ साहब कहते हैं कि भैया तुम पर तो उस देश का कानून लागू होता ही नहीं है भारत का। इन्होंने एक और जो है एग्जाम्पल दिया, बोले एक तुम्हारे ही जज थे जिनके घर में 15 करोड़ रुपया बोरियों में भरा हुआ कैश मिला था, उनके ऊपर तुमने क्या कार्रवाई की माननीय? उनको तो तुमने केवल एक ट्रांसफर दे दिया, ऊपर से वो भी उनके घर में, यानी दिल्ली से उनके लोकल एरिया इलाहाबाद में दे दिया। इनके ऊपर आपने इवन कोई एफआईआर नहीं की और जो जांच है वो भी आप स्वतः ही कर रहे हो, यानी स्वयं जांच भी स्वयं ही कर रहे हो। मतलब बिल्कुल वैसे ही है कि मैं मान के चलिए मेरे घर में चोरी का सामान मिला, अब वो सामान मेरा है या नहीं इसकी जांच भी मैं ही करने लग जाऊं, तो ये गजब बात है। जबकि जुडिशरी यानी न्यायपालिका को जांच करने का अधिकार नहीं है, जांच करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। लेकिन यहां जांच कौन कर रहा है? स्वयं न्यायपालिका ही जांच कर रही है। इस पर हमने एक सेशन भी करके बताया था आपको कि इन जो जज साहब हैं दिल्ली में, इनके घर पे जो है बोरियों में भर भर के कैश जलता हुआ मिला था। उसके बाद बात करें तो इसके बाद बीजेपी के एक और सांसद निकल के आते हैं और वो एक बयान देते हैं। किस पर देते हैं? वो मुख्य चीफ जस्टिस जो हैं खन्ना साहब के ऊपर बयान देते हैं। और क्या बयान देते हैं? ये देते हैं कि जो खन्ना साहब है ना, देश में जो अभी जो दंगे भड़क रहे हैं ना, उसका जो मुख्य आरोपी है वो खन्ना साहब है। यानी जो भारत के मुख्य सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वही देश में जो दंगे हो रहे हैं बंगाल में, तमिलनाडु के, वही इनका जो है उसका जो मेजर, अगर मैं बात करूं जिम्मेदार मुख्य आरोपी, वो चीफ जस्टिस को ये बता दिए। अब बात ये आती है कि क्या, अब देखो यहां देखिए इनका बयान मैं आपको दिखाता हूं किस कानून में लिखा है। इन्होंने कहा किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला देने का आदेश है। यह कहां लिखा है कि भाई कौन सा कानून है? ये आप एक कानून बना दिए, आपके 3 महीने में राष्ट्रपति को जवाब देना है, आप तो एक कानून बना दिए। अब यह कानून कहां लिखा है आपने? आपको जबकि कानून बनाने का, यानी कानून, कोई भी कानून बनाने का आपको हक नहीं है। 3 महीने के भीतर फैसला लेना है, इसका मतलब है कि आप देश को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं, ऐसा निशिकांत दुबे जी कहते हैं, जो कि भाजपा के सांसद हैं। इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने कहा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ही सारे फैसले करेगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया, विपक्षियों ने इसे साध लिया और उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना पर निशाना साधते हुए कहा उन्हें देश में सिविल वॉर यानी अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि बीजेपी के इस बयान से बीजेपी निकल के आई, बीजेपी बोले जी ना ना ना, हमारा इनके बयान से कोई मतलब नहीं है, ये तो इनका पर्सनल बयान है। तो माननीय सीजेआई जी, आप ये देखिए कि आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई अगर कल को मान के चलिए मैं ही कोई किसी केस में सच्चा हो या झूठा, अगर मैं ही अदालत जाता हूं तो मेरा अदालत से विश्वास कैसे जुड़ेगा कि हाँ भैया, मान के चलिए मेरा कुछ अहित हो जाता है, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हूं, तो मुझे कैसे विश्वास होगा कि कोर्ट जो फैसला करेगी, वो जो भी उसका डिसीजन होगा वो न्याय संगत होगा, मुझे न्याय मिलेगा। क्योंकि महाराज प्रश्न चिन्ह तो आपके ऊपर ही लग गया है। और अब इस प्रश्न चिन्ह को, यानी जो एक बोलते हैं ना कि मिली है ये इज्जतें, एक बहुत अच्छा दोहा है, एक बहुत अच्छा शेर है, मिली है तो ये इज्जतें, ये एकदम सुप्रीम कोर्ट पर सटीक बैठता है। मिली है ये इज्जतें तो संभाल के रख, वरना सफेद चादर पे एक छोटा सा दाग बहुत। तो महाराज आपकी वो ख्याति है कि आपके ऊपर एक छोटा सा दाग भी लग गया ना तो बड़ा गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा। तो अपनी इस ख्याति को बरकरार रखने के लिए
आपको ना राजनीति में नहीं पढ़ना है, आपको कांग्रेस या बीजेपी में नहीं जाना है, आपको अपना स्टैंड लेना है। आपको किसी के पक्ष में, आपको ना तो वक्फ बोर्ड के पक्ष में रहना है ना विपक्ष में रहना है, आपको दोनों तरफ से जो आए एविडेंस हैं उन पे देखना है, बात विचार करना है और उसके बाद अपना फैसला सुनाना है। माननीय आप अपना जो, अगर फिर आप एक आम जनता, एक आम नागरिक की बात करें तो मुझे फिर सनी देओल का यह डायलॉग याद आ जाता है कि माननीय मिली है तो सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये आपको सबने मूवी देखी होगी, दामनी मूवी का ये सीन। तो आप अगर आम आदमी के लिए इस तरह से हो और आपके ही एक जज के खिलाफ जो है 15 करोड़ रुपए उसके घर में पाए जाते हैं, आप उस पर FIR तक नहीं करते और आम आदमी को मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो माननीय अपना ये जो दोहरा रवैया है इसे संभालिए, इसको ठीक कीजिए, आम आदमी का जो इंसाफ है उसे जल्दी कीजिए। इन चीज़ों में उलझने के बजाय जो आपके पास केस पेंडिंग है उन चीज़ों को लेकर ध्यान दीजिए, आम आदमी की पीड़ा को समझिए। उसके बाद यही JP नड्डा साहब का बयान आता है। बीजेपी कहती है कि भैया नहीं नहीं नहीं, जो शशिकांत दुबे ये इनका बीजेपी से इनके बयान का कोई लेना देना नहीं है, नड्डा साहब यहां क्लियर कर देते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यह उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देश किया है। मतलब भाई कुल मिला के बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, और भैया झाड़े भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे फैसले तो इनके पक्ष में भी आए हैं, फिर चाहे राम मंदिर का हो चाहे 370 का हो, बहुत सारे। अब ऐसे में अगर बीजेपी इस पर सवाल उठाती है तो फिर बीजेपी पर ही सवाल उठ जाएगा कि भाई साहब जो है तुम तो जो पहले जो फैसले थे वो भी जो है चीफ जस्टिस प्रभावित होकर दिए थे, इस बार फिर चीफ जस्टिस पर दबाव बना रहे हो। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इनका जो जब इन्होंने ये ट्वीट किया तो इनके भी भर भर के इनके पास भी कमेंट जाने लगे कि अच्छा महाराज ठीक है, आप भी अगर इस बार 240 पे थे तो अगली बार 240 भी नहीं आने वाले हैं। इनको भी पब्लिक ने जम के लपेट लिया। तो कुल जमा बात यह है, आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या यह सही है, क्या यह गलत है? आप अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दें। बहुत ही संवेदनशील मामला है। क्या न्यायपालिका कोई अधिकार है कि वो कोई कानून बना दे? इस अगर हां तो वो रीजन बताइए, और अगर ये गलत है तो रीजन बताइए, सही है तो रीजन बताइए। बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले ही एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।